हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूं पेपर 3 पार्ट वी यूनिट 3, जिसमें हमने भिन्न प्रकार की आयुष चिकित्सा प्रणालियों का अध्ययन करना है। पिछली क्लास में हमने आयुष एवं आयुर्वेद की सामान्य अध्ययन किया था। यह अभी पूर्ण नहीं हुआ था। इसके हमने फिर कुछ सिद्धांतों को देखा था, जैसे त्रिगुण का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत, सप्त धातु का सिद्धांत, मल का सिद्धांत या अवशिष्ट पदार्थों का सिद्धांत या ऋतुचर्या, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को हमने अध्ययन करने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा एवं अन्य आयुर्वेदिक संबंधी सिद्धांत। तो प्राकृतिक आज हम देखेंगे पंचकर्म एवं उससे अन्य संबंधित सिद्धांत। तो पंचकर्म क्या है हमारा? पंचकर्म आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है? पंचकर्म आयुर्वेद की प्राचीन क्या है? चिकित्सा प्रणाली है। क्लियर? यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पंच, दूसरा है कर्म। पंच का अर्थ जहाँ पांच से है, कर्म का अर्थ कार्य से है, अर्थात पांच क्रियाओं का समूह है। यह पांच क्रियाओं समूह क्या करेगा? हमारे रोग या विकृति को समाप्त करेगा और शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करेगा। क्लियर? तो पंचकर्म क्या है? हमारी आयुर्वेद में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली दी हुई है, उसे क्या कहा गया है? पंचकर्म। या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पंच और कर्म। पंच का अर्थ जहाँ होता है पांच से, कर्म का अर्थ होता है कार्य अथवा क्रियाओं से। क्लियर? अर्थात पांच क्रियाएं, जो जिन पांच क्रियाओं समूह जिनका वर्णन किसमें? हमारे आयुर्वेद में वर्णन है, जो हमारे रोग या विकृतियों पहचान कर उसको समाप्त करने पर बल देती है, उन्हें क्या कहा गया है? पंचकर्म कहा गया है। डेफिनेशन हो गई है। इसके अलावा हम यहाँ क्या लिखा है? पंचकर्म पद्धति आयुर्वेदिक चिकित्सा सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। पंचकर्म आंतरिक संतुलन और ऊर्जा को रिस्टोर का प्राकृतिक तरीका होता है। क्लियर? इसके अलावा पंचकर्म को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला कर्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पांच कर्म। पहला हो जाएगा हमारा वमन, दूसरा हो जाएगा विरेचन, तीसरा हो जाएगा वस्ती, चौथा हो जाएगा हमारा रक्त मोक्षण और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? नस्य। क्लियर? तो ये पांच प्रकार के कर्म होते हैं। तो हम एक एक कर्म को समझते जाएंगे कि क्या है। सबसे पहले क्या देखा है हमने? वमन। तो वमन का अर्थ क्या होता है? उल्टी। उल्टी। क्लियर? यह किस प्रकार के रोगों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है या पहचान करने के लिए किया जाता है? वजन संबंधी समस्याओं मदद को समाप्त करने में यह मदद करता है। इस उपचार में पहले कुछ दिनों के लिए रोगी को अंदर और बाहर तेल लगाया जाता है और सेंक दिया जाता है, या रोगी को किस प्रकार की सेंक या सिकाई करी जाती है और उसको तेल मालिश किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो विषाक्त पदार्थ उसके शरीर में रहते हैं वह घुल जाते हैं। उसके बाद उसे क्या दिया जाता है? एनेमेटिक काढ़ा दिया जाता है। एनेमेटिक काढ़ा की सहायता से वह विषाक्त पदार्थ उल्टी के माध्यम से शरीर से बाहर आते हैं। तो पहले कुछ दिनों पर रोगियों को सेंक के बाद तेल लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर शरीर की ऊपरी गुहाओं में विषाक्त पदार्थ घुलने और जमा होने के बाद रोगी को एनेमेटिक काढ़ा दिया जाता है। यह वजन बढ़ना, अस्थमा, अति अम्लता, कफ प्रधान रोगों के उदाहरण हैं। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कफ प्रधान रोगों के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपको क्या मिल गए हैं? दोष जो हमने पढ़ाए हुए थे। दोष कितने बताए थे? तीन: वात, पित्त और कफ। तो कफ दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वमन का प्रयोग किया जाता है। या कफ दोष से होने वाले रोगों के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वमन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रोग होते हैं? वजन बढ़ना, अस्थमा और अति अम्लता, इससे रोग होते हैं। क्लियर? तो आपको वमन में केवल तीन चीजें याद रखनी है। वमन का क्या है? वमन क्या 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 याद रखना है? वमन सबसे पहले
क्या है, दूसरे नंबर पर इसकी क्रिया क्या होती है, और तीसरे नंबर पर इससे किन रोगों का उपचार किया जाता है। तो वमन क्या है? वमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टी होता है या उल्टी कराना होता है। परिभाषा के रूप में वमन पंचकर्म का की प्रथम कर्म कहा जाता है, जिसमें उल्टी कराकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। क्लियर? इसकी क्रिया क्या होती है? इसकी क्रिया को कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। पहली रहेगी मालिश एवं सेंक। क्लियर? दूसरी रहेगी एलेमेटिक काढ़ा। मालिश एवं सेंक में क्या रहेगा? इसमें पहले मानव शरीर की त्वचा को मालिश एवं सेंक दिया जाता है, जिसके कारण क्या रहेंगे, इसमें जो विषाक्त पदार्थ हो जाए, विषाक्त पदार्थ होंगे वह कैसे हो जाएंगे? वह घुल जाएंगे। ठीक है। और एलिमेंटिक काढ़ा से जो घुले हुए पदार्थ हैं, घुले पदार्थ हैं, वह बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वमन। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? इससे रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है? रोगों के उपचार यह है, कफ दोष के कारण उत्पन्न हुए रोगों को निवारण के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्लियर? तो इसमें किस प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है? तो सबसे पहले क्या होगा, कफ दोष के कारण उत्पन्न हुए रोगों का उपचार इसके अंतर्गत किया जाता है। कफ रोग के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? कफ दोष के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? हमारा वजन बढ़ना, अति अम्लता आदि रोग किसके कारण होते हैं? कफ दोष के कारण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो हमने उसे सरल शब्दों में समझ ली है। क्लियर? हम जो यहाँ प्रक्रिया पढ़ते हैं उसे ही सिनॉप्सिस के द्वारा आपको लिखकर समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? हमारी विरेचन। विरेचन का क्या अर्थ होता है आपका? शुद्धिकरण। पेट संबंधी समस्याओं के फायदे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरेचन का प्रयोग किया जाता है। विरेचन में टॉक्सिक तत्वों को शुद्ध करने या नष्ट करने के लिए आंतों की सफाई की जाती है। इसमें रोगी के अंदर और बाहर से ऑलिशन व सेंक दिया जाता है। इसके बाद रोगी को प्राकृतिक रेचक दिया जाता है, उस शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। विरेचन का उपयोग मुख्य रूप से पित्त संबंधी समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है, जैसे हर्पीज हुआ, जोस्टर हुआ, पीलिया हुआ, कोलाइटिस हुआ, सीलिएक हुआ। इन रोगों के निदान के लिए किया जाता है। वमन एवं विरेचन की प्रक्रिया है दोनों समान। बस वमन की प्रक्रिया किसके रूप में कराई जाती है? हमारे किन के लिए? कफ दोष के कारण उत्पन्न हुए दोषों रोगों को नष्ट करने के लिए कराई जाती है। वही विरेचन की प्रक्रिया किसके लिए कराई जाएगी? हमारे पित्त संबंधी समस्याओं या पित्त दोष के कारण उत्पन्न हुए रोगों को समाप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? विरेचन की प्रक्रिया कराई जाती है। दोनों की प्रक्रियाएं समान होती हैं। कैसे समान होती हैं? हमने क्या देखा? विरेचन। विरेचन का सबसे पहले अर्थ हमने क्या देखा है? शुद्धिकरण। इसमें किसका शुद्धिकरण किया जाता है? आंतों का।
आंत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, वही इसमें दो प्रक्रियाएं रहती हैं। क्लियर। पहली क्या रहेगी इसमें, मालिश एवं सेंक। दूसरी क्या रहेगी इसमें, एलेमेटिव काढ़ा। जो उसमें प्रक्रिया थी सेम इसी में प्रक्रिया रहेगी। विषाक्त पदार्थों को घोल कर समाप्त कर देंगे, एक एक घोल देंगे और इसे एलेमेटिक काढ़ा के द्वारा इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इनसे किन रोगों का उपचार किया जाता है, पित्त संबंधी, पित्त दोष के कारण उत्पन्न हुए रोगों का उपचार इसके द्वारा किया जाता है। पित्त दोष के कारण कौन कौन से रोग होते हैं हमारे, हर्पीज रोग होता है। ठीक है, उसका निदान किसके द्वारा किया जाता है, हमारे विरेचन के द्वारा किया जाता है। पीलिया होता है, उसका निदान किसके द्वारा किया जाता है, विरेचन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हमारा तीसरा, नस्य। नस्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसके लिए लाभदायक होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह लाभदायक होता है। इसे थेरेपी में सत्र की शुरुआत में सिर और कंधे के क्षेत्रों में हल्की मालिश की जाती है। सबसे पहले इसमें मालिश कहाँ की जाती है, सिर और कंधे की इसमें मालिश की जाएगी। क्लियर। सिर और कंधे में क्या की जाएगी, मालिश की जाएगी। इसके बाद नाक के छेदों में तेल डाल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अड़ू तेल कहा जाता है। ठीक है, छेदों में तेल या घी डाल दिया जाता है। तेल एवं घी डालने से क्या हो जाता है, यह क्रिया मस्तिष्क के क्षेत्रों को साफ कर देती है। इससे सिर दर्द, बालों की समस्याएं, नींद की गड़बड़ी, तंत्र संबंधी विकार, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, क्रोनिक राइनाइटिस और श्वसन समस्याएं जैसे विभिन्न लक्षणों को कम किया जा सकता है। तो नस्य में आपको केवल क्या याद रखना है, क्या देखा है, नस्य क्या है यह, तो मस्तिष्क संबंधी रोगों के उपचार के लिए, मस्तिष्क संबंधी रोगों के उपचार के लिए पंचकर्म पद्धति के अंतर्गत तीसरा कर्म क्या होता है आपका, नस्य होता है। क्लियर। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसमें सिर व कंधे की मालिश की जाती है। दूसरे नंबर पर इस पर प्रक्रिया में क्या होगा, नाक के जो छिद्र होते हैं उनमें अणु तेल डालकर मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है उसको साफ कराया जाता है। यह क्या हो जाएगी, हमारी नस्य प्रक्रिया हो जाएगी। क्लियर। इससे किन प्रकार के रोगों की सही हो जाएंगे हमारे, तो तीन चार रोग लिख देना, तंत्र संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, उसके अलावा आपके सिर दर्द, बालों की समस्या संबंधी रोगों से इससे उपचार हो जाएगा। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा, बस्ती। बस्ती क्या है, अनुवासन या निरूहम, गठिया रोग के उपचार में है फायदेमंद होता है। इसमें आयुर्वेदिक काढ़े को शरीर के अंदर रखा जाता है जिसमें तेल, घी या दूध शामिल होते हैं। इसमें जो आयुर्वेदिक काढ़ा होता है वह एलिमेंटेड पदार्थों से ना मिलकर बना होता है, नहीं मिलकर बना होता है, बल्कि हमारे तेल, घी या दूध से मिलकर बना होता है। यह गठिया, बवासीर, कब्ज जैसे वात प्रधान शक्तियों को अच्छा करता है। किन रोगों के निदान के लिए किया जाता है, वात दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान के लिए कौन सा उपचार किया जाता है, हमारा बस्ती किया जाता है। इसमें भी बस्ती को हम क्या करेंगे, बस्ती क्या है आपका, तो गठिया संबंधी रोगों के उपचार के लिए पंचकर्म की एक पद्धति है। ठीक है, इसमें किसका पदार्थ किया जाता है, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग किया जाता है
जो तेल, घी और दूध अथवा दूध से मिलकर बना होता है। किन प्रकार के रोगों के उपचार के लिए? वात संबंधी रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण किसके लिए रहेगा? हमारा पांचवा कर्म त्वचा संबंधी रोगों की परेशानियों से निपटने के लिए किसका प्रयोग किए, कौन सा उपचार पद्धति रहेगी हमारी? रक्त मोक्षण रहेगी। इस थेरेपी में मुख्य रूप से रक्त को शुद्ध करने के लिए होता है। यह विशिष्ट भाग या पूरे शरीर पर किया जा सकता है। यह उपचार सोरायसिस और डर्माइटिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों, फूलों, रंजकता, स्थानीय घावों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। तो ये रक्त मोक्षण में अपन को क्या करना है? केवल रक्त मोक्षण क्या है? तो भाई सबसे पहले त्वचा संबंधी रोगों के उपचार के लिए पंचकर्म के अंतर्गत अपनाई जाने वाली अंतिम पद्धति है। ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है? इसमें त्वचा को तेल, मालिश या अन्य थेरेपी के द्वारा रोग मुक्त किया जाता है। इसकी क्या हो जाएगी? आपकी प्रक्रिया हो जाती है। इसके अतिरिक्त कैसे कौन कौन से रोग उपचार किए जा सकते हैं? रंजकता, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी रोगों या फेफड़े से संबंधी रोगों के उपचार के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। पंचकर्म के फायदे क्या क्या हैं? तो पंचकर्म की आपके पहला क्या है? पाचन क्रिया को मजबूत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पूरे शरीर को शुद्ध करता है यह। तीसरा है मस्तिष्क और शरीर को रिलैक्स देता है। चौथा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। पांचवा वजन कम करने में यह सहायक होता है। क्या क्या होते हैं पंचकर्म के फायदे? पाचन क्रिया को मजबूत करता है। दूसरे नंबर पर पूरे शरीर को शुद्ध करता है। मस्तिष्क को शरीर से रिलैक्स करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और वजन को कम करने में यह सहायक होता है। यह क्या हो जाएगी? हमारी पंचकर्म प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पंचकर्म प्रक्रिया में हमने किसे किसे देखा है? हमारे एक बार 5 कर्मों के नाम फिर से देख लीजिएगा। वमन, विरेचन, वस्ती, रक्त मोक्षण और नस। नस जहाँ हमारी मानसिक बीमारियों के लिए था। रक्त मोक्षण हमारी त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए था। बस्ती गठिया संबंधी बीमारियों के लिए था। वमन एवं विरेचन पेट संबंधी बीमारियों के लिए के निदान के लिए थे। क्लियर है आपको लिए ये सभी? तो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज अभी हमने क्या देखा है? पंचकर्म से संबंधित चिकित्सा पद्धतियाँ। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? बायोलॉजिकल क्लॉक अथवा जैविक घड़ी। क्लियर। ये भी हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। पहले अपन इसको सामान्य चार्ट के द्वारा से समझते हैं। क्या है हमारा? जैविक घड़ी। जैविक घड़ी वही, इसको तोड़ दूं। यह कितने शब्दों से मिलकर बना रहेगा? 2 शब्दों से। पहला क्या रहेगा? जैविक। दूसरा क्या रहेगा? घड़ी। जैविक में क्या रहेगा? जो हमारे शरीर का किसके अनुसार चलना? प्रकृति के नियमों के अनुसार क्रियान्वयन। क्या हो जाएगी? कि प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? यह जैविक प्रक्रिया होती है। वह जब यह प्रक्रिया समयानुसार चलती है तो उसको क्या कहा जाता है? हमारी जैविक घड़ी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे बाहरी समय को नियंत्रित करने के लिए एक हम टाइम टेबल का निर्माण करते हैं। कितने बजे हमें उठना है, कितने बजे हमें कोचिंग जानी है, कितने बजे हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, कितने बजे हमें अपना खाना बनाना है, कितने बजे हमें सेल्फ स्टडी करनी है, कितने बजे हमें ग्रुप स्टडी करनी है, कितने बजे हमें मॉक देने जाना है।
उसी प्रकार हमारी शरीर की आंतरिक कोशिकाओं द्वारा अपने समय का निर्धारण किया जाता है। उसी समय निर्धारण के अनुसार उन्हें कार्य करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? आपकी जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैविक और घड़ी। जैविक अर्थात शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैव की क्रियाएं कहते हैं, या समस्त क्रियाएं वो जैव की क्रिया। घड़ी क्या है? समयानुसार निर्धारण। ठीक है, बाकी परिभाषा आपको समझ में आ गया। जिस प्रकार हम अपने बाहरी समय को निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार हम अपने घर के या अपने शरीर के भीतरी कोशिकाओं द्वारा हमारे समय को निर्धारित किया जाता है। वह क्या होती है? हमारी जैविक घड़ी होती है। कैसे समय, किस प्रकार कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, किस समय व्यक्ति को सोना है, किस समय व्यक्ति को जागना है, किस समय व्यक्ति को क्या कार्य करने हैं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपकी जैविक घड़ी के द्वारा किया जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी। जैविक घड़ी शरीर की हर कोशिका के सोने से लेकर उठने, खाना पचाने जैसी सारी क्रियाओं सुचारू रूप से संचालित करती है। आपको केवल इसमें 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला की जो हम पढ़ रहे हैं जैविक घड़ी, दूसरा हमारी कोशिकाओं कि सोने से लेकर उसके जागने तक के समय को क्या कर वो संचालित जिस समय के अनुसार किया जाता है, वह क्या कहलाती है? हमारी जैविक घड़ी कहलाती है। हमारा शरीर इसी जैविक घड़ी के अनुसार कार्य करता है। इसमें हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, हार्मोन, तापमान के स्तर का बदलाव आदि शामिल होता है। हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हमारे शरीर में किस समय किस तापमान को निर्धारित करना है, हमारे शरीर में किस समय किस हार्मोन का स्रावण करना है, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? जैविक घड़ी के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे हम कोई किसी दिन के काम का निर्धारित समय के सीमा के समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर की आंतरिक गतिविधियां नियंत्रित करने का काम जैविक घड़ी का होता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर अपने बाहरी कार्यों को या अपने दैनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारी शरीर की कोशिकाएं एवं ऊतक हमारे आंतरिक दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करती हैं। ये पूरी 24 घंटे शरीर के सोने, जागने, पाचन क्रिया जैसी दैनिक गतिविधियों को समयानुसार नियंत्रित करता है। क्लियर? ये घड़ी हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? प्राकृतिक रूप से कार्य करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 24 घंटे सुबह से लेकर दोपहर और रात होती है। जैविक घड़ी हमारे सोने का समय, उठने का समय, सोच का समय निर्धारित करती है। यदि इस घड़ी में गड़बड़ी होती है तो इसका हमारे शरीर में घातक प्रभाव पड़ता है। क्लियर? यदि घड़ी हमारी यदि इस घड़ी में विकृति हो जाती है तो इस घड़ी का कैसा प्रभाव पड़ता है? हमारे शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। क्लियर? उसके बाद नियमित और अनियमित दिनचर्या का प्रभाव भी अलग अलग होता है। नियमित दिनचर्या अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं और अनियमित दिनचर्याएं अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं। रक्त में तत्वों का स्तर उतार चढ़ाव, रक्त में कब क्लोरीन की मात्रा बढ़ानी है या रक्त में कब लोहे तत्वों की मात्रा बढ़ानी है, कब कम करनी है, उसका निर्धारण जैविक घड़ी करती है। अर्थात रक्त में तत्वों का उतार चढ़ाव, शारीरिक तापमान, हार्मोन की कमी, अधिकता, हृदय गतिविधियां, रक्तचाप, उपापचय जैसे कार्य दिनचर्या के बदलाव के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे में जैविक घड़ी हमारे शरीर की आंतरिक गतिविधियों का संचालन करती है। तो अभी हमारा क्लियर क्या हो गया आपको? जैविक घड़ी के बारे में 3 पॉइंट हम यहाँ से सीख चुके हैं, जिनको शॉर्ट में हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले जैविक घड़ी क्या है, दूसरे नंबर पर यह क्या कार्य करती है, तीसरे नंबर पर इसका क्या प्रभाव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? आगे भी पढ़ेंगे, अभी अपन इसको जरा देख लेते हैं। जैविक घड़ी क्या है? मानव है, आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, मानव है, मानव में क्या हो रही है? हमारी आंतरिक जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। क्लियर? इनको संचालित करने के लिए जो घड़ी रहेगी उसे क्या कहते हैं? हम जैविक घड़ी कह देंगे। क्लियर? इसका कार्य क्या होता है भाई?
इसके तीन कार्य देख लो। हार्मोन्स का स्राव, तत्वों का स्राव रक्त में, और हमारे उठने जागने का, पाचन संबंधी कार्यों के निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जैविक घड़ी का द्वारा किया जाता है। प्रभाव क्या हो जाएगा? सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएगा? जब जैविक घड़ी के अनुसार चलते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है? ठीक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य का कारक होता है, अर्थात हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी कैसा रहता है? ठीक होता है। हम प्रकृति के अनुकूल अनुकूल जीवन जी पाते हैं। क्लियर? या हम जीवन जी पाते हैं, जिससे हमारे कार्यों की उत्पादकता में कैसी होती है? वृद्धि आ जाती है। नकारात्मक क्या है? जब हम जैविक घड़ी के विपरीत चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे त्रिदोष एवं त्रिगुण में क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? उसके प्रभाव हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जैविक घड़ी के बदलाव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कि जैविक घड़ी में परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैविक घड़ी की हमारे शरीर में बदलने सबसे अहम भूमिका होती है, और सबसे थोड़ा सा भी गड़बड़ी पूरे शरीर को प्रबंधन बिगड़ जाता है। यदि इस घड़ी में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर का प्रबंधन समाप्त हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। यह घड़ी हमारे मस्तिष्क से ही निर्धारित होती है। इसके गड़बड़ाने का सबसे ज्यादा असर याददाश्त पर पड़ता है। प्रभाव है तो हमें लिखना है मानसिक प्रभाव, पाचन क्रियाओं पर प्रभाव, और दैनिक कार्यों पर प्रभाव। तीन रूपों में हम इसे बांट देंगे। क्लियर? जैविक घड़ी या दिनचर्या बदलाव से असर हमारी पाचन क्रिया पर पड़ता है। खाना ठीक से ना पचने के कारण दिक्कतें होती हैं और मोटापा बढ़ता है। क्लियर? कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 2, दिल की बीमारी, आंखों की रोशनी पर प्रभाव। लंबे वक्त तक जैविक घड़ी में मनमाना बदलाव शरीर के हार्मोन को, ये स्राव को क्या कर सकता है? असंतुलित कर देता है। यह संतुलन अगर लंबे वक्त तक बना रहता है तो जीन्स में बदलाव की संभावना बनी रहती है, और इसी बदलाव के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसके बदलाव से अवसाद, मधुमेह, अनिद्रा, तंत्रिका संबंधी विकार जैसे अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, जिससे उसकी पूरी आंतरिक कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। ये क्या हो जाएंगे? जैविक घड़ी से शरीर पर होने वाले प्रभाव। ठीक है? महिलाओं के मस्तिष्क चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अपन ने क्या देखे हैं? प्रभाव। प्रभाव को केवल आप 5 पॉइंट याद कर लेना उसमें से। पहला पॉइंट क्या देखा है हमने? मानसिक रोग। दूसरा पाचन संबंधी रोग। तीसरा अन्य रोग। चौथा महिला संबंधी रोग। छठवां अन्य। चार ही देख लो, मानसिक, पाचन, अन्न और महिला। इन चारों में अपन डिवाइड करके इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। क्लियर? अब जैविक घड़ी में तालमेल कैसे करें? तो जैविक घड़ी में तालमेल करने के लिए सबसे पहले क्या बताया गया है? सुबह सही समय पर हमें जागना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार क्या बताया गया है? ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना चाहिए। सही समय पर जागें। जैविक घड़ी तालमेल बिठाने की शुरुआत सुबह उठने की आदत बनाकर करें। सुबह समय पर उठें, जिससे एक बेहतर दिनचर्या बनेगी और शरीर भी उस समय को अपनाने लगेगा। जैसे जैसे हम सुबह जल्दी उठने लगते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर उसको अपनाने लगता है। जिस समय हमारी आंखें खुलती हैं शरीर की आंतरिक गतिविधियां वहीं से सक्रिय होती हैं। इसी के साथ मस्तिष्क में कई प्रकार के हार्मोन्स का स्राव का संकेत भी शुरू हो जाता है। जैसे हम सुबह उठते हैं उसी प्रकार से हमारी सारी आंतरिक क्रियाएं चालू हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सूर्य की रोशनी को अपने शरीर और चेहरे पर कुछ देर तक पड़ने दें, अर्थात सूर्य की रोशनी हमारे चेहरे पर कुछ देर तक आती रहे, यह करना चाहिए। सुबह सूर्य की रोशनी के साथ उठने दिमाग में तेजगी का संचार हो जाएगा, और जिससे पूरी दिनचर्या में जैविक घड़ी में सामंजस्य रखना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो जैविक घड़ी में कैसे सामंजस्य करें? तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? सही समय पर जागें। सही समय पर जागने से क्या होता है? हमारा शरीर
सुबह उठने के साथ ही हार्मोन्स का स्राव करना प्रारंभ कर देता है, जिससे हमारी शरीर की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वह सुचारू रूप से चलने लगती हैं। सही समय पर जागकर हमें क्या करना है, जरा सूरज की रोशनी में हमें खड़ा हो जाना है। सूर्य की रोशनी से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ताजापन आएगा, हमारे दिमाग में ताजगी आएगी, और जो हमें चिड़चिड़ापन रहता है वह धीरे धीरे दूर होता जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या लिखा रहेगा आपका, सही समय पर सोएं। सही समय पर सोने का मतलब है सोने का समय निर्धारित करें, क्योंकि सही समय पर सोने से ही आप सही समय पर उठ पाएंगे और फिर अगले दिन की सूर्योदय के साथ बेहतर दिनचर्या की शुरुआत कर पाएंगे। यदि आप सही समय पर सोएंगे नहीं तो सही समय पर उठेंगे कैसे? तो सही समय पर उठने के लिए आवश्यक है कि हम सही समय पर सोएं। अमूमन लोग सप्ताह के अंत में देर रात तक जागते हैं। जो अभी नाइट कल्चर आया है हमारे सिलेबस में भी जुड़ा है, नाइट कल्चर, वीकेंड कल्चर, तो सप्ताह के अंत में देर तक जागोगे, शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती, ऐसे गाने बन गए हैं। अमूमन लोग सप्ताह के अंत तक देर रात तक जागते हैं, पार्टी करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। अब बिगड़ गई आपकी दैनिक दिनचर्या, आप सो गए तो, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और शरीर में तालमेल बिगड़ेगा तो हमारे जैविक घड़ी में भी क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। तो जैविक घड़ी में संतुलन बिठाने के लिए आवश्यक है कि आप सही समय पर सोएं। अगले दिन पूरी योजना की गड़बड़ी से जो हो जाती है उससे बचें। यदि एक दिन भी इसे बिगाड़ती हैं तो इसका असर कितने अगले दिन भी पड़ता है। शनिवार रात को आप लेट सोए, संडे को आपने दिन भर पार्टी की, उसके बाद क्या हो जाएगा, संडे को आपने पूरे दिन पार्टी की, उस रात को भी आप लेट सोए, मंडे को आप देर में उठोगे। जब आप देर में उठोगे तो आपकी पूरी जो दिनचर्या रहेगी वह भी प्रभावित होगी। तो एक दिन का असर कितने दूसरे दिन भी चलता है। सोने का सही समय रात के लगभग 9 बजे के आसपास का होता है, तभी आप अगले दिन सही समय पर उठ पाएंगे। क्लियर? तो इस रात में जब आप 9 बजे के आसपास उठ सोएंगे तभी आप 8 घंटे की नींद लेकर सुबह 5 बजे उठ पाएंगे। क्लियर? तीसरे नंबर पर क्या है आपका, शरीर को समझें। शरीर को समझें मतलब शरीर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, किस समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए, यह क्या हो जाएगा आपका, शरीर को समझें। शाम को 7 बजे के बाद कसरत नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि इस समय जैविक घड़ी के हिसाब से मनुष्य का मस्तिष्क शरीर को कम सक्रिय रखता है। पता चला आपका मस्तिष्क शरीर को कम सक्रिय रख रहा है, आपने उठा लिए 50-50 किलो के डंबल, अब दिक्कत हो गई। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद हमें कसरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को कम सक्रिय रखता है और दिमाग में स्फूर्ति कम होने से शरीर में तालमेल नहीं बैठ पाता है। अब उठा तो लिए हैं 50-50 किलो डंबल, शरीर में तालमेल नहीं बैठा है, पता ऊपर ही गिर गए वो, तो गए थे बॉडी बनाने, पहुंच गए अस्पताल। इसी कारण शरीर का जैविक घड़ी से समन्वय नहीं बैठ पाता है। रात में मद्यपान से बचें, ऐसा नहीं रात में पैक लगा के बैठ गए। यदि दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है तो दोपहर में थोड़ी की सी नींद या झपकी लेने की कोशिश करें, जिससे ऊर्जावान रहे। आपने सुना होगा जापान का पावर नैप कॉन्सेप्ट। पावर नैप क्या होता है? 15 मिनट का सोना ही पावर नैप है। आपको दिन में नींद आ रही है, 15 मिनट सो जाइए, उसके बाद आप देखना आप ऊर्जावान प्रतीत अनुभव करेंगे। क्लियर? यदि नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, यदि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप सप्ताह में एक दिन 3 बजे तक काम कर रहे हैं, रोज 9 बजे तक रात में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर कम से कम 3 महीने का अंतर करके करें, क्योंकि रात को जागने से पूरी जैविक घड़ी संतुलन खो देती है और पाचन संबंधी, आंख संबंधी तमाम बीमारियां शरीर में जल्द ग्रस्त हो जाता है। सोने के 1-2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल आदि स्क्रीन बंद कर दें। यदि आपको अपनी जैविक घड़ी सुधारना है तो सबसे पहले किस पर बल देना है, हमें अपने मोबाइल से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल से दूर रहने का क्या फायदा हो जाएगा आपका, जिससे आप मोबाइल से दूर रहेंगे, स्क्रीन से दूर रहेंगे, आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और आप समय पर सो जाएंगे। नहीं तो एक मैसेज की ट्यून और H और ट्रिपल I का मैसेज
आपके 3 घंटे कब निकाल दे आपको पता नहीं चलता है। अब आ जाते हैं सेहत चक्र को अपनाना चाहिए इसके लिए। सेहत चक्र ये तो आपका अलग से भी आ सकता है 7 मार्कर में। सेहत चक्र क्या है समझाइए, तो अपन क्या लिखेंगे, आयुर्वेद में जो आपकी जो आयुर्वेद है में जो जैविक घड़ी है को सुचारू संचालित करने के लिए एक चक्र की व्याख्या की गई है, जिसे क्या कहा गया है, सेहत चक्र कहा गया है। तो सेहत चक्र में सुबह भोर की बेला 1 बजे से 4 बजे तक शरीर सबसे गहरी नींद में रहता है, तो इस समय आप सोते रहें। सुबह 4 से 5 बजे तक शरीर का तापमान कम होता है, इसलिए ठंड ज्यादा लगती है। सुबह 6 बजे हार्मोन का कार्टिसोल स्राव शरीर इस गहरी नींद से बाहर लाता है। जब सुबह 6 बजे क्या रहता है, कार्टिसोल हार्मोन का स्राव होने लगता है, जिससे हम गहरी नींद से बाहर आ जाते हैं। सुबह 7 बजे ब्लड प्रेशर के स्तर में बदलाव आता है, आंतों की गति तेज होती है और सोच के लिए सबसे उचित समय होता है सुबह 7 बजे का। सुबह 9 बजे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा स्रावित होता है, जो क्या होता है, एथलेटिक एक्टिविटी करने का सबसे उत्तम समय होता है। अर्थात जिम जाने का समय कब होता है, सुबह 9 बजे सबसे उत्तम होता है। सुबह 10 बजे यह सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए हमारा वर्किंग पीरियड क्या रहता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहता है। 2 बजे से 4 इस समय क्या होता है, शरीर सबसे बेहतरीन स्थिति में होता है, सर्वाधिक आउटपुट इसी समय निकलते हैं। शाम 6 बजे मांसपेशियों को बढ़ाने वाले व्यायाम के लिए सही समय। इस समय व्यायाम करना चाहिए शाम को 6 बजे। कर लो 7 बजे ये बात नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को पर कम नियंत्रण रखता है। रात को 9 बजे से 10 बजे तक शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है इस समय, जिससे क्या होता है, सोने के लिए सही समय माना जाता है। तो क्लियर, हमने क्या देखा अभी तक कि किस प्रकार से हम अपनी जैविक घड़ी को संतुलित कर सकते हैं। तो पहले क्या देखा, सही समय पर सोएं। दूसरा क्या देखा है, सही समय पर जागें। तीसरा क्या देखा रहेगा, शरीर को समझें। चौथा क्या देखा है, सेहत चक्र का पालन करें। ठीक है, ये संतुलन के लिए देखा है। इसके पहले हमने क्या देखा था, जैविक घड़ी क्या है। इसके बाद क्या देखा, जैविक घड़ी का प्रभाव या जैविक घड़ी में बदलाव का प्रभाव मानव शरीर पर। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका, जैविक घड़ी इस प्रकार पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, पंच महाभूत कहा जाता है। सभी ने बचपन में शक्तिमान तो देखा होगा। शक्तिमान में क्या बताते थे, ये मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही 5 तत्वों को क्या कहा जाता है, 5 बेसिक एलिमेंट्स या पंच महाभूत कहा जाता है। कौन कौन से हैं आपके, स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। स्पेस मीन्स आपका आकाश, एयर मीन्स आपकी वायु, फायर मीन्स आपकी अग्नि, वाटर मीन्स आपका जल, अर्थ मीन्स आपकी पृथ्वी। क्लियर। तो पंच महाभूत क्या होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार सभी समस्त प्रकार के जीवों, पादपों, जंतुओं का निर्माण 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पंच महाभूत कहा गया है। भारतीय दर्शनी पंच महाभूत अवधारणा में कहा गया कि सभी जीवित प्राणी, सभी पौधों, जानवरों, मनुष्यों सहित मौलिक संरचनात्मक 5 तत्वों होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच महाभूत कहा जाता है।
क्या है, भारतीय दर्शन में 5 महाभूतों या अवधारणा में क्या कहा गया है कि सभी जीवित प्राणी मतलब पौधे, जानवर और मनुष्य सहित का मौलिक संरचनात्मक आधार क्या होता है, 5 तत्व होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, पंच महाभूत कहा गया है। पंच का अर्थ क्या होता है, 5। समझना, अब इसे अपन बेसिक रूप में समझ लेते हैं। क्या होता है पंच महाभूत? यह कितने शब्दों से मिलकर बनेगा आपके, 3 शब्दों से मिलकर बनेगा, पंच, महा और भूत। जहाँ पंच का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, 5, महा का क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। जहाँ पंच का अर्थ क्या हो जाएगा, 5, भूत का अर्थ क्या हो जाएगा, शक्तियां। जहाँ पंच का अर्थ है आपका 5, महा का अर्थ है आपका सर्वोच्च, और भूत का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, शक्तिशालियां, शक्तियां। महा का अर्थ क्या है आपका, सर्वोच्च। क्लियर? तुम पंच महाभूत आपका आयुर्वेद के अंतर्गत मानव शरीर या समस्त जीव प्राणियों को, जिसमें जीव, पादप, जंतु शामिल होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, जिसे पंच महाभूत कहा जाता है। ये पंच महाभूत 3 शब्दों से मिलकर बना है, पंच, महा और भूत। पंच का अर्थ होता है 5, महा का होता है सर्वोच्च, और भूत का अर्थ होता है शक्तियां। अर्थात 5 सर्वोच्च शक्तियों के संगम को ही क्या कहा जाता है, आपका पंच महाभूत कहा जाता है। 5 सर्व शक्तियां, इसका अर्थ 5 तत्व सूक्ष्म सार अथवा तन्मात्रा का निर्माण करते हैं। तन्मात्रा क्या होती है आपकी, तन्मात्रा एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म सार। अर्थात किस तत्व का सूक्ष्म सार क्या है, या व्यक्ति का सूक्ष्म सार क्या है, ये क्या किसको प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, आपके पंच महाभूत के द्वारा किया जाता है। पंच महाभूत के द्वारा किसका प्रदर्शन किया जाता है, आपके तन्मात्रा का प्रदर्शन किया जाता है। तन्मात्रा क्या होती हैं आपकी, सूक्ष्म सार होते हैं। क्लियर? पंच महाभूतों में पहला महाभूत क्या होता है आपका, ईथर। ईथर, इसे इसे ही यूनिवर्सल कहते हैं, इसे ही स्पेस कहते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, आपका आकाश कहा जाता है। पंच महाभूतों में पहला है आकाश या अंतरिक्ष। आकाश और अंतरिक्ष की विशेषता क्या होती है, यहाँ घूमने के लिए अथाह सीमा होती है, तो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। आकाश तत्व के गुणों में शामिल है प्रकाश, सूक्ष्म और अथाह। इसमें क्या शामिल होते हैं, आकाश में देखो प्रकाश बहुत रहता है, प्रकाश सूक्ष्म जगह पर भी पहुंच जाता है और आपकी अथाह जगह पर भी पहुंच जाता है। तो आकाश तत्व में कौन से गुण शामिल हैं, सूक्ष्म और अथाह का गुण शामिल है। आकाश अथाह भी है प्रकाश की भांति, और क्या है, सूक्ष्म जगह पर भी वह पहुंच जाता है। इसका संबंध विस्तार से है, अर्थात वह बहुत बृहद है, कंपन से है, अप्रतिरोध से है, जैसी क्रियाओं से है। कान इस तत्व का क्या है, संबंधित संवेदी अंग है, और आकाश तत्व की तन्मात्रा क्या है, आपकी ध्वनि है। तो आपको केवल इसमें 5 चीजें ही पढ़नी है। एक एक पंच महाभूतों को अपन देखते जाएंगे। पहला महाभूत कौन सा है आपका, आकाश। आकाश को ही हमने क्या कहा है, आपका स्पेस कहा है, इसे ही हमने क्या कहा है, ईथर कहा है। क्लियर? इसका तन्मात्रा क्या होता है, ध्वनि होती है, और इसका ये लिए संवेदी अंग क्या होता है, आपका कान होता है। इसमें किस किन को शामिल किया जाता है, आकाश में कंपन को शामिल किया जाता है, इसमें अथाह को शामिल किया जाता है, इसमें सूक्ष्म को शामिल किया जाता है। और इसकी एक विशेषता क्या होती है आपकी, यह घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर? आकाश तत्व को अपन पढ़ रहे हैं। आकाश को स्पेस या ईथर भी कहा जाता है। इसकी तन्मात्रा ध्वनि होती है, संवेदी अंग कान होता है। यह कंपन के लिए अथाह के लिए अथाह यह कंपन करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है, यही करता है। और अथाह और सूक्ष्म क्या है, इसकी विशेषता हो जाएगी। यह क्या होता है आपका, अथाह होता है और सूक्ष्म होता है। यह घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर? तो आकाश को हम 5
फैक्टरों के अंतर्गत पड़ेंगे। क्लियर। दूसरा तत्व क्या है हमारा, नहीं, अब उच्च आकाश तत्व के प्रभाव क्या होंगे। जब व्यक्ति में उच्च आकाश तत्व रहेगा तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। आकाश तत्व से कौन से दोष मिलकर बनते हैं। बात दोष किससे मिलकर बनता है, आकाश से और साथ में आपके वायु से। ठीक है, समझना आप इसके लिए। अब उच्च आकाश तत्व का प्रभाव क्या हो जाएगा आपका, कार्डियोमेगामी अर्थात हृदय की आकार में वृद्धि, स्पेनु स्पे स्प्लेनुगाली अर्थात प्लाही में वृद्धि, हेपेटोमेगाली अर्थात यकृत के आकार में बढ़ना, एंजियोरिज्म वाहिकाओं में रक्त का भरा गुब्बारा, वेरिकोज मुड़ी हुई नसों के कारण जगह बढ़ जाती है, यह अनुचित होता है और यह शरीर के लिए कैसा होता है, अनुचित होता है। तो आकाश तत्व की वृद्धि के कारण केवल आपको एक फैक्ट ही याद करना है कि इससे भिन्न प्रकार के अंगों का आकार बढ़ने लगता है, जैसे हृदय का आकार, प्लीहा का आकार, गुर्दे का आकार आदि। कम आकाश तत्व के क्या प्रभाव पड़ेंगे, यदि किसी भी कारण जोड़ों के बीच जगह कम हो जाती है तो जोड़ प्रतिरोध करेंगे तो जोड़ों में क्या हो जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यदि विचारों में स्पेस कम हो जाएगा और यह भी खतरनाक है, और चिंता का विकार, चिड़चिड़े व्यवहार, अनिद्रा, हिंसा का कारण बनता है। क्लियर। तो इससे किस प्रकार के रोग होंगे, एक तो आपके मूर्त होंगे, जैसे आपको जोड़ों का दर्द हो गया। उसी प्रकार यदि विचारों में क्या हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा। आकाश तत्व कम हुआ, विचारों में संकुचन हुआ, मानसिक रूप से व्यक्ति कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो यह कम आकाश तत्व का प्रभाव हो जाएगा। अब हम देखते हैं आकाश तत्व के लिए पूर्णतः। चलो, आकाश तत्व को क्या कहते हैं भाई, स्पेस भी कहा जाता है आपका, ईथर भी कहा जाता है। क्लियर। आकाश तत्व क्या है, पंच महाभूतों में प्रथम महाभूत है। क्लियर। इसकी तन्मात्रा क्या होती है, इसकी तन्मात्रा क्या होती है आपकी, ध्वनि होती है। इसके लिए संवेदी अंग क्या होता है आपका, तो कान होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं में पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी, यह घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र किसके लिए, घूमने के लिए। क्लियर। दूसरा, यह प्रतिरोध करता है। तीसरी, यह अथाय होता है। चौथी, यह सूक्ष्म स्थान पर भी पहुंच होती है। क्लियर। इससे आकाश तत्व की अधिकता से होने वाले रोग, आकाश तत्व की अधिकता होगी हमारे अंगों का आकार बढ़ जाएगा। अंगों की आकार बढ़ने से क्या होगा, प्लीहा बढ़ेगा, प्लीहा का आकार बढ़ेगा, हृदय का आकार बढ़ेगा, गुर्दे का आकार बढ़ेगा। आकाश तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या भाई, आकाश तत्व की कमी से होगा, एक तो मूर्त रूप में देख लो, तो मूर्त रूप में हमारे जोड़ों के बीच कमी होगी, पैरों के जोड़ों के बीच कमी होगी तो घर्षण बढ़ेगा। जब घर्षण बढ़ेगा तो दर्द क्या हुआ आपका, बढ़ेगा। क्लियर। अमूर्त रूप में देख लो, जब आकाश तत्व की कमी हुई तो विचारों में क्या आएगी, संकीर्णता आएगी। विचारों में संकीर्णता आएगी तो व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। चिड़चिड़ापन एवं अन्य मस्तिष्क विकार हो जाएंगे आकाश तत्व की कमी से। तो ये आपका आकाश तत्व पूरा हो जाएगा जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम वायु।
पंच महाभूतों में दूसरा महाभूत क्या होता है आपका? वायु होती है। वायु में क्या रहती है आपकी? गतिशीलता रहती है। गतिशीलता, जहां पर गतिशीलता आई वहां पर क्या होगा आपका? घर्षण आ जाएगा। तो घर्षण अपन अग्नि में पढ़ेंगे। पंच महाभूत अगला तत्व क्या है? वायु तत्व। यह गति निरंतर रहती है। वायु तत्व के गुणों में संवेदनशीलता, शीतलता, सूक्ष्म उपस्थिति शामिल होती है। त्वचा वायु संबंधी संवेदी अंग है। इसकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है। वही वायु की आपको सबसे पहले वायु की विशेषता क्या है आपकी? गतिशीलता है। ठीक है। इसमें ये दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी आपकी? शीतलता हो जाएगी। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी आपकी? संवेदनशीलता हो जाएगी। क्लियर? ये आपकी वायु। तो वायु का संवेदी अंग क्या है आपका? त्वचा हो जाएगा। वायु के लिए आपकी तन्मात्रा क्या हो जाएगी? स्पर्श हो जाएगी। तन्मात्रा क्या है वायु के लिए? आपका स्पर्श हो जाएगी। क्लियर? ये क्या हो गई आपकी वायु। वायु अब निम्न वायु तत्व की कमी से क्या हो जाएगा? यदि वायु तत्व कम हो जाएगा तो किस में आ जाएंगे? पेट संबंधी विकार होंगे। पेट संबंधी विकारों में क्या हो जाएगा आपका? मल त्याग ना करना, निम्न रक्तचाप हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, रचनात्मक विचारों की कमी हो जाएगी और जीवन में बहुत धीमी गति से चलने लगेगा। सीधा है, आपको 2-3 बीमारियां याद कर लेना। पाचन संबंधी, पहली क्या हो जाएगी? ये आपकी पाचन संबंधी। पाचन संबंधी में हो जाएगा आपका मल त्याग। दूसरी हो जाएगी आपकी रक्त संबंधी। रक्तचाप कैसा हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा और जीवन में बहुत धीमी गति से चलने लगेगा। क्लियर? उच्च वायु तत्व का प्रभाव क्या होगा? यदि हवा बढ़ती है तो उसमें मांसपेशियों में क्या आ जाती है आपकी? ऐंठन आ जाती है। पार्किंसंस नामक रोग हो जाता है और अस्थिर दिमाग हो सकता है। वायु तत्व की अधिकता से क्या हो जाएगा आपका? ऐंठन आ जाएगी, पार्किंसंस नामक रोग हो जाएगा या आपकी अस्थिर दिमाग हो जाएगा। तो ये आपका वायु तत्व हो गया। जैसे अपन ने आकाश तत्व बताया था हमने, उसी प्रकार से आप वायु तत्व की सिनॉप्सिस बना लीजिए अपने। तीसरा क्या है आपका? दिव्य या अग्नि। वायु तत्व जब गति करता है, गति के कारण क्या होता है? घर्षण होता है। जब भी गति होती है तो यह घर्षण पैदा करता है और इससे अग्नि का निर्माण होता है। इसलिए वायु के बाद हमेशा क्या आएगा आपका? अग्नि। वायु कहाँ पर रहेगी हमारी? आकाश, क्योंकि आकाश का क्या गुण है? फैलाव। क्लियर? तो वायु गति करता है और जब भी गति होती है तो घर्षण होता है। घर्षण के क्या होता है? अग्नि का निर्माण होता है, जो पंच महाभूतों में तीसरी है। अग्नि तत्व के गुणों में भिन्न प्रकार के कार्यों जैसे भोजन का प्रवेश, पाचन, विचारों का रूपांतरण, बुद्धि और प्रकाश की धारणा से संबंधित है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है आपकी? दृष्टि है। इसके लिए संवेदी अंग क्या हो जाएगा हमारा? आंख। क्या हो जाएगी? आंख हो जाएगी। क्लियर? अब निम्न अग्नि तत्व की कमी से क्या हो जाएगा? निम्न अग्नि तत्व भोजन की इच्छा में कमी हो जाएगी आपकी। उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा और रचनात्मकता में कमी आ जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? रचनात्मकता में कमी आ गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, भोजन की इच्छा में कमी हो गई है। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मधुमेह रोग हो गया है और रचनात्मकता में कमी आ गई है। उच्च अग्नि तत्व का प्रभाव क्या हो जाएगा? यदि अग्नि बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप अम्लता, जलन के साथ गहरे रंग का मूत्र, पित्ती व त्वचा लाल चकते, क्रोध, आक्रामकता आदि हो सकते हैं। क्लियर? इसकी अधिकता से क्या होता है आपके? अम्लता, जलन के साथ गहरे रंग का मूत्र आ जाएगा, पित्ती पर या त्वचा पर लाल चकते आ जाते हैं, क्रोध, आक्रामकता आदि में वृद्धि होती है। चौथा आपका महाभूत क्या हो जाएगा? जल या जला कहते हैं इसे, या वाटर कहेंगे, कह देंगे। पंच महाभूतों में चतुर्थ क्या होता है आपका? जल होता है। जल का गुण क्या होता है? तरलता होती है। पानी बांधने का महत्वपूर्ण गुण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए
जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तब हम मिट्टी को आसानी से उस आकार में ढाल सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, जैसे मिट्टी या बर्तन, गेंद आदि। ठीक है। उस प्रकार महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति में रचनात्मक है, जैसे गुणों को प्रदर्शित करता है, असमंजस, शीतलता, बंधन, मतलब स्वाद या रस हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन, आप जल तत्व को जरा समझ लीजिए। अपन ने क्या देखा है, जल तत्व। सभी इंदौर में रह रहे होंगे अधिकांश लोग, कुछ लोग घर पर रहेंगे। जो घर पर होंगे तो अपनी माँ बहनों को खाना बनाते हुए देखते होंगे। इंदौर में रह रहे हो तो आंटी बनाती होंगी, आप मैस में जाते होंगे। कभी आपने आटा लगाते हुए देखा है? उसमें पहले आटा लेते हैं, नमक लेते हैं, जरा सा पापड़ी सोडा डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, तभी वह एकत्रित करता है। जो आपने ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे, उन लोगों ने मटके बनाते हुए देखा है। मटके का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी को में जब तक बिना पानी डाले क्या मटके का निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसमें क्या रहता है, आपको भिन्न प्रकार की पानी डाल दिया जाता है मिट्टी में, उसके बाद आपकी घड़े का निर्माण होता है। ऐसे जो मानव शरीर है या मानव जीवन है, उसका निर्माण में उसी प्रकार जल का भी महत्व है कि भिन्न प्रकार के तत्व हैं जो हमारे अन्य चार तत्व। इन अन्य चार तत्वों को बांधने के आकार किसके द्वारा किया जाता है? आपके जल तत्व के द्वारा किया जाता है। इसकी तन्मात्रा क्या हो जाती है? आपका स्वाद हो जाएगी। और इसके लिए संवेदी अंग क्या हो जाएगा? आपका जहवा इसकी संवेदी अंग हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? शीतलता हो जाएगी, संगठनात्मकता हो जाएगी। क्लियर? एक इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। और बाकी हमने जल तत्व इसमें देखा है। जल तत्व की न्यूनता से कौन कौन से रोग होते हैं? जल तत्व की न्यूनता से शरीर में जलन होती है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, त्वचा संबंधी रोग के अतिरिक्त पेट संबंधी रोग होते हैं। त्वचा शरीर में कहीं भी जलन का इलाज जल का तत्व को बढ़ाकर किया जा सकता है। अग्नि तत्व या पित्त या वायु या तत्व होने के कारण लोगों में जल तत्व का सेवन लाभकारी होता है। क्लियर? जहाँ पर अग्नि तत्व की अधिकता है, पित्त तत्व की अधिकता है, वात तत्व की या वायु तत्व की अधिकता है, तो उनका इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? जल तत्व की अधिकता, जल तत्व का अधिक मात्रा में प्रयोग करके। ठीक है। जल तत्व, उच्च जल तत्व का प्रभाव क्या हो जाएगा? शरीर में किसी स्थान पर पानी की अधिकता से सूजन आ जाती है। पानी की अधिकता से हमारे शरीर ऊपर बताए गए गुण बढ़ जाते हैं, उसके विपरीत कम भी हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके उच्च जल तत्व के प्रभाव हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पंच महाभूतों में क्या है? आपका अंतिम महाभूत होता है। यह ठोस, स्थूल, कठोर और सघन होती है। पृथ्वी तत्व रूप, आकार, संरचना और शक्ति देता है। उदाहरण के लिए दांत, नाखून और हड्डियां, ये क्या हो जाएंगी? आपके पृथ्वी तत्व से निर्मित हो जाएंगी। ऐसा शरीर में क्या होता है? शक्ति किस तत्व से मिलती है? कठोरता किस तत्व के कारण आती है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से शरीर के किन किन भागों का निर्माण होता है? तो हमारे दांत, नाखून और हड्डियों का निर्माण किससे होता है? हमारे पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण ही होता है। मांसपेशियां, नाक क्या है? इस तत्व का संबंधित अंग है। इसकी तन्मात्रा क्या हो जाएगी? पृथ्वी तत्व की गंध हो जाएगी। निम्न पृथ्वी तत्व का प्रभाव क्या हो जाएगा? जब बाल झड़ने लग, जब निर्माण किसका हो रहा है? पृथ्वी तत्व से। बालों का हो रहा है, नाखूनों का हो रहा है। तो निम्न पृथ्वी तत्व होगा तो क्या हो जाएगा? बाल झड़ने लगेंगे, दांतों में से खून आना लगेगा, अर्थात पायरिया नामक रोग हो जाएगा। दांत, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खून बहना बंद नहीं होता है, व्यक्ति में वजन नहीं बढ़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी तत्व को बढ़ाना पड़ता है। उच्च पृथ्वी तत्व का क्या प्रभाव हुआ कि यदि किसी वजन की अधिकता है तो मल कठोर हो जाता है। पृथ्वी तत्व की अधिकता से मल कठोर हो जाता है, शरीर में गांठें या ट्यूमर विकसित होने लगते हैं, उसे पृथ्वी तत्व कम करना पड़ता है। क्लियर? ये उच्च पृथ्वी तत्व हो जाएंगे। हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं अभी आज की क्लास में? आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। पंचकर्म चिकित्सा, उसके बाद पढ़ा है हमने पंच महाभूत। क्लियर? तो आपके लिए आज की इतना ही करते हैं। आगे की क्लास के लिए आप देखते रहिए फास्ट IAS एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।